नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी और हमारे खास शो महायुद्ध में आपका स्वागत है। और आज सवाल बड़ा हो गया है क्योंकि जिस तरह से युद्ध और ज्यादा बड़ा और भयावह होता जा रहा है, उसने सवाल को जन्म दे दिया है कि ये युद्ध अब महाविनाश की तरफ बढ़ रहा है। महाविनाश किसका होगा? ईरान स्टोन एज में चला जाएगा या अमेरिका इस युद्ध से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा? पाकिस्तान जो इसमें पीस टॉक की बात कर रहा था, वो किस तरह से तबाह बर्बाद होता हुआ इस युद्ध में नजर आ रहा है? ऑयल क्राइसिस से लॉकडाउन की स्थिति है और क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति हो गई है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो सीधा सीधा कह देता है कि हिंदुस्तान कुछ गड़बड़ करने वाला है और अगर इस बार कुछ गड़बड़ करेगा तो हम कलकत्ता तक जाएंगे। तो पाकिस्तान अलग से बौखलाया हुआ है। दुनिया भर में क्या इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है? ये महायुद्ध कहां जा रहा है? इसे शुरुआत में जब शुरू हुआ युद्ध तो कहा गया था ये एसिमेट्रिक वॉर है, यानी गैर बराबरी का युद्ध। एक्सपर्ट कह रहे थे कि भाई कहां अमेरिका और कहां ईरान, कोई बराबरी नहीं। आज 37वां दिन है। हिसाब किताब करके देखिए, अमेरिका $5 बिलियन गंवा चुका है। 13 सैनिक मारे गए। $110 बिलियन का अमेरिकी F-35 तबाह हो गया है। 3 F-15 ई स्ट्राइक ईगल $90 मिलियन की कीमत के ईरान ने उड़ा दिए हैं। $19 मिलियन का A-10 थंडरबोल्ट धड़ाम हो चुका है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर $700 मिलियन का E-3 सैनिटरी एवॉक्स खड़ा था, ईरान के ड्रोन ने उसे भी उड़ा दिया है। 7 KC-135 टैंकर, 2 पूरी तरह से तबाह हो गए, 5 वर्कशॉप में पड़े हैं। इनकी कीमत $700 बिलियन के करीब है। तो अच्छा खासा नुकसान जो है यहां पर हो रहा है अमेरिका की, अगर हम बात करें। और ऐसा नहीं है कि यह नुकसान जो है वो ईरान की तरफ नहीं हो रहा है। ईरान की तरफ भी ये नुकसान जो है वो अच्छा खासा हो रहा है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऑयल रिसोर्सेज, उसकी रिफाइनरी, उसके न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स, तमाम जगहों पर टारगेट्स को हिट किया जा रहा है और बहुत भयानक हिट किया जा रहा है। तो नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन और जो एनर्जी क्राइसिस है उसकी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो दुनिया में बढ़ रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस की वजह से एनर्जी लॉकडाउन लगाने की नौबत आ रही है। आप मुल्कों के नाम लीजिए, हिंदुस्तान हालांकि अभी इससे अछूता है, लेकिन मुल्कों के कुछ असर यहां भी पड़ा है। लेकिन मुल्कों के नाम लीजिए, आपके पास एक लंबी फहरिस्त नजर आ जाएगी कि किस तरह से ये एनर्जी क्राइसिस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आज हम यही बात करेंगे। ईरान कह रहा है कि आज की रात कयामत की रात होगी। किस तरह से आज ईरान कह रहा है दुनिया को सरप्राइज कर देगा, ऐसा हमला करेगा। अब भाई हमला अमेरिका पर तो हो नहीं सकता, तो गल्फ कंट्रीज पर होगा या फिर उसकी मिसाइलों की रेंज में कुछ और दूसरे यूरोपियन या नाटो मुल्क भी आ गए हैं। तो आज की रात ईरान क्या कुछ करने वाला है, या फिर एक नैरेटिव वॉर है? क्या अमेरिका ने इस जंग में कहीं ना कहीं बूट्स ऑन ग्राउंड का मन बना लिया है? क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से अपने पायलट्स का रेस्क्यू किया था वो एक तरह से ट्रेलर है बूट्स ऑन ग्राउंड का। तो क्या अमेरिका अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुका है? ट्रंप की ईगो की वजह से क्या पूरी दुनिया जो है वो बर्बादी की तरफ बढ़ रही है, जितने बड़े पैमाने पर दुनिया भर में नुकसान हो रहा है? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। शानदार तालियों के साथ स्वागत करें, हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अमिताभ है हमारे साथ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। मेजर जनरल अरविंद भाटिया हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। प्रोफेसर जजाति पटनायक, ऑयल गैस एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सचदेव जी हैं प्रोफेसर हमारे साथ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त। भाटिया साहब, आप तो खुद मिलिट्री से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप ही समझा दीजिए फिलहाल ये युद्ध किस ओर जा रहा है? अमेरिका की बर्बादी होगी इतनी ज्यादा, ठीक है, उसकी ट्रंप की ईगो सेटिस्फाई होगी, लेकिन अमेरिका को एग्जिट रूट नहीं निकल रहा है। और जितना नुकसान हमने फेरिस्त पढ़ी, मैंने तो भी आधी पढ़ी थी, फेरिस्त बहुत लंबी है। ईरान का तो जो होगा होगा भाई, वो तो उससे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ईरान तो डिसाइड करता नहीं है, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी का असर दुनिया पर उस पर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अमेरिका क्या बर्बाद होता नजर आ रहा है आपको इस जंग के चक्कर में, ट्रंप की ईगो के चक्कर में? पहली बात तो ये जो कोई भी लड़ाई अच्छी नहीं होती, और मैं यही कहूँगा कि हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए, और पूरे ग्लोब को शांति के लिए एक तरह से अपना पूरा सपोर्ट देना चाहिए। अब आती है बात, आप ये देखें कि ट्रंप की ईगो की। $700 बिलियन आपने बोला उसको नुकसान हुआ, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो ट्रंप और अमेरिका का इकोनॉमी में फायदा हो रहा है इस लड़ाई से, और जब रीबिल्ड होगा मिडिल ईस्ट तो उसमें भी उसका फायदा होगा। अब आप ये देखें कि युद्ध किस ओर जा रहा है। अब मैंने बताया था कि अगर आप बोले अमेरिका जीत रहा है, बिल्कुल जीत रहा है। क्या ईरान हार रहा है? ईरान हार नहीं रहा है, क्योंकि वो अभी भी डटा हुआ है। वो जितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी, वो ईरान अब नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएगा। ये पहल करनी पड़ेगी इजराइल और अमेरिका को ही। ये बात समझने की बहुत ज्यादा हमको जरूरत है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। 1993 3 अक्टूबर को सोमालिया में एक ब्लैक हॉक डाउन हुआ था,
और उसका पायलट कब्जे में ले लिया था सोमालियन मिलिटेंट्स ने। और क्लिंटन उस समय प्रेसिडेंट थे और 11 दिन बाद बहुत बातचीत करने के बाद पता नहीं क्या क्या अमेरिका को देना पड़ा, तो तब वो पायलट उनका छूटा था। इस बार उसने एक कंट्री के बीच में घुस के अपने दोनों पायलट निकाले हैं। इस तरह की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और यह दर्शाती है कि अमेरिका, इजराइल और भारत को छोड़ के ऐसी कोई फौज नहीं है जिसने ये दर्शाया है कि जितने आदमी गए थे उतने हम वापस लेके जाएंगे, अपने किसी भी सैनिक को हम दुश्मन देश में छोड़ के नहीं आएंगे, चाहे उसकी लाश ही क्यों ना हो। तो एक ये बहुत बड़ी मैसेज, अगर आप सिमेंटिक से देखें तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, ये मोटिवेशनल इंपैक्ट आता है किसी भी देश की। अब आप ये देखें कि ईरान जो है उसने F-15 वहां पर नीचे गिरा हुआ था, वो सुनने में आ रहा है कि 2 ब्लैक हॉक भी गोलियां लगी थी, वो नहीं उड़ पा रहे थे। तो 2 जहाज थे जो नहीं उड़ पा रहे थे, उन तीनों को बर्बाद करके आया है वो। यानी अमेरिका ने खुद अपने जहाजों को डिस्ट्रॉय किया। अमेरिका ने अपने दोनों पायलट्स को तो उठाया, उसके अलावा जो जहाज थे वहां उसको पूरा बर्बाद किया, ताकि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी इस तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग ईरान या चाइना के पास ना पहुंच जाए। एक चीज और समझने की बात है, CIA ने एक बहुत बड़ा डिसेप्शन प्लान इसमें लगाया था कि पूरा जो, चाहे वो बीकन से ट्रांसमीटर हो रहा हो, चाहे वो इस तरह का जहां वो सर्च कर रहे हैं कि कोई लाइव के लिए, वो पूरा एक दूसरी जगह दिखाया अपने पायलट से मिलाप करने के बाद, सिक्योर कम्युनिकेशन से होने के बाद, ताकि पूरा जो ईरान की जो, चाहे वो बासिश थी, चाहे उनकी पुलिस थी, चाहे उनकी जो लोकल आवाम थी, वो उस तरफ उसकी सर्च कर रहे थे, जबकि इधर उन्होंने उसको सेफली निकाल लिया। ऐसी मिसाल आपको अगले कई सालों तक भी नहीं मिलेगी। ये तो अमेरिकन सुप्रीमेसी दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीमेसी दिखाई है, और इस सुप्रीमेसी को दिखाने के बाद ये जो ट्रंप की ईगो है, क्योंकि मैं इससे लिंक कर रहा हूं कि क्या अब हम एक निर्णायक फेज में पहुंच रहे हैं जहां की शांति की तरफ बढ़े, क्योंकि जो पीस होगी वो नेगोशिएटिंग टेबल पे ही होगी और ईरान नहीं आएगा, क्योंकि आपने देख लिया 37 दिन तक उसने कैसे इसको किया। तो पहल जो करनी पड़ेगी वो USA से ही करनी पड़ेगी। क्या ट्रंप पहल करेगा? ट्रंप पहल नहीं करेगा, क्योंकि आपने देखा उसने अपने आर्मी चीफ को हटाया। आर्मी चीफ ने 1 घंटे बाद रिटायर होने के बाद बोला कि एक ये मैडमैन है जो US मिलिट्री को विनाश की तरफ ले जाएगा। तो उसने 24 जनरल अपने सैक कर दिए हैं। तो अमेरिका में उसकी पॉपुलैरिटी, अमेरिका में उसके अगेंस्ट, वॉर के अगेंस्ट जो सपोर्ट है वो बिल्कुल खत्म सा हो गया है। लेकिन ये वॉर तभी रुकेगी जब ट्रंप को कोई समझाएगा कि आप या तो एक एग्जिट कर ले या एक नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए। तो सर, लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रंप को कोई समझा नहीं सकता। ट्रंप तो खुद कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी सुनता हूं और किसी की नहीं सुनता हूं, मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती, उन्हें सिर्फ अपनी बात समझ में आती है, वो कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं मानते, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। लेकिन यहां पर अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ट्रंप की ईगो के चक्कर में इस हद तक जाएगा? ठीक है, आपने बाउंस बैक किया, आपकी मिलिट्री सुप्रीमेसी पर किसी को सवाल था ही नहीं। रविंद्र जी, अमेरिका सुप्रीम है, सुपर पावर है, सबसे अच्छे हथियार उसके पास हैं, इस पर तो मुझे लगता है दुनिया में किसी को भी डाउट होगा। तो यहां वो प्रूव करने तो गया नहीं था कि मैं सुप्रीमेसी हूं। अच्छा ऑपरेशन किया, भाई आप तारीफ के काबिल हैं, लेकिन इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है ना कि ये जो पूरा ऑपरेशन है अमेरिका को कहीं ना कहीं वहां पर इकोनॉमिकली, बाद में जैसे सर कह रहे हैं कि बाद में फ्यूचर में वेपन ट्रेड होगा सऊदी कंट्रीज का, गल्फ कंट्रीज का, अपनी सेफ्टी के लिए, वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल नुकसान पहुंचा रहा है। और अमेरिका के सामने 37 दिन तक अगर ईरान टिक जाता है तो, और बार बार शांति की बात कौन कर रहा है, डील की बात कौन कर रहा है? ईरान नहीं, ट्रंप कर रहे हैं। तो दिखा तो यही रहा है ना कि अमेरिका बैकफुट पर है। या बट ओवरऑल में अमेरिका हावी है, अमेरिका सुपर पावर है, उसकी मिलिट्री माइट हमने देखी है, उसके जो टेक्नोलॉजी से आप देख रहे हैं, ये जो ऑपरेशन और सब देख रहे हैं। और ऐसे हालात में नो डाउट ईरान का केवल सरवाइव करना ही कुछ हद तक उसकी विक्ट्री माना जाएगा। विक्ट्री नहीं तो मतलब अमेरिका को झटका माना जाएगा। एक और चीज है, यस ट्रंप पीस की बात कर रहे हैं, परंतु इस जंग को रोकने में इजराइल और गल्फ की कंट्रीज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें यह है कि ये जंग अमेरिका चलता रहे, करता रहे, जब तक कि ईरान की सारी क्षमता वर्चुअली जीरो ना हो जाए। उन्हें डर यह है कि अगर सीज फायर, शांति की बात हो गई अभी मानिए, राइट, तो जैसे घायल वुंडेड टाइगर है उस तरह का ईरान अगर बच जाएगा। का डायलॉग है, घायल हूं तभी तो घातक हूं।
ओके, तो इन्हें वो डर है, और सबसे ज्यादा डर, इजराइल से भी ज्यादा डर अब इन खाड़ी के देशों को हो गया है, अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत इत्यादि एंड सऊदी अरेबिया। तो ये इसलिए पुश कर रहे हैं अमेरिका को कि आप जाते जाओ, खत्म करना है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें चीज आ रही है, तो जो ट्रंप जो कर रहे हैं, उन्हें क्या रोक सकता है? उन्हें या तो स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिरे, या बॉन्ड मार्केट। कितना गिरेगा? नहीं, अभी और भी अमेरिका में एंड बॉन्ड्स, स्टॉक एंड बॉन्ड्स। उसके अलावा फंडामेंटल बात यह है कि ट्रंप और इनके जो एडवाइजर्स हैं, इनका विचार यह है कि ये दुनिया में अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर भी ये रेवोल्यूशन ला रहे हैं। इन्हें रेवोल्यूशन लाना है, उसमें जो भी कीमत देनी पड़े ये देने को तैयार हैं। इसमें इन्होंने एक और चीज करी है, इसमें इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। अभी बात हो रही है ना कि कल इनके 3 जनरल को रिजाइन करना पड़ा, उनमें से 2 मेजर जनरल, और तीसरा मेजर जनरल जो है वो चीफ चैपलेन है। चैपलेन मान लिए पादरी हुआ आपकी बटालियंस का, उसने क्या जंग में आपको हरवाना जितवाना है स्ट्रैटेजी में, उसको क्यों फायर किया गया? उसको फायर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पीट हेग्सेथ और ट्रंप अपने ट्रुप्स को जो घुट्टी पिला रहे हैं वो ये कि रिलीजियस वॉर है जीसस क्राइस्ट के नाम पे। इनको ये बाइबल की वही एग्जैक्ट जो सबसे खतरनाक डेंजरस वर्ड्स हैं वो पढ़ा करके सुबह सुबह उनको अपने ट्रूप्स को दे रहे कि चार्ज हो, इंकरेज करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनफैक्ट कल पोप ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि जीसस क्राइस्ट इज द किंग ऑफ पीस। जीसस क्राइस्ट उनके साथ नहीं है, ही रिजेक्ट्स वॉर, जो वॉर प्रमोट करते हैं। तो ये बड़ी एक अजीब डायनामिक वो भी चल रही है। तो अभी जो फिलहाल चल रहा है, मुझे जो दिखता है आने वाले वक्त में जो भी होगा 15-20 दिन में हेल्प बना देंगे ईरान को टोटल। ये उसके पुलिस स्टेशन, सरकारी बिल्डिंग्स, बिजली स्टेशन गायब करके अंधेरे में छोड़ जाएंगे, और ईरान जब तक उठेगा बहुत वर्ष लगेंगे ईरान को उठने में। ईरान मुझे जो दिखता है एक तरह का लेबनान बन जाएगा फ्यूचर में, जहां पर देखिए ये रेजिम चली भी गई, आपने हटा भी दिया, तो इनके इतने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ये जो सपोर्ट करते हैं ये लोग तो रहेंगे ना। जैसे लेबनान में एक सरकार है, वीक सरकार है, सरकार का कुछ मतलब ही नहीं है, पर हिजबुल्लाह है जो आधे लेबनान को कंट्रोल करता है, उनकी पैरामिलिट्री भी है। तो ईरान शायद अगर वैसा हो जाएगा तो फिर तो गल्फ के देश और ज्यादा बर्बाद होंगे। यानी ईरान अगर इसी हाल में, इसी हश्र में और ज्यादा तबाह बर्बाद करके अमेरिका छोड़ जाता है तो और ज्यादा गल्फ कंट्रीज के लिए नुकसानदेह होगा, इसराइल के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन सर, प्रोफेसर अमिताभ, अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में समझें, अमेरिका की बर्बादी, या अमेरिका बाद में इससे अपना पैसा कमा ले, लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस जंग में बड़े प्लेयर्स भी बिहाइंड द सीन है, रूस भी है, चीन भी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जो मिसाइल प्रोडक्शन के लिए जरूरी सामान होता है वो चीन से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़े प्लेयर्स इस जंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने की वजह से दुनिया भर पर जो असर हो रहा है, ये जंग दुनिया को भी बर्बाद करने का मादा रखती है अगर ये जंग ऐसे ही आने वाले दिनों में चलती रही। बिल्कुल, अगर आप देखें सबसे ज्यादा इस जंग में की इकोनॉमी में जिसको नुकसान हो रहा है वो एशियन इकोनॉमीज हैं। और अभी मैं देख रहा था एक स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिस्ट में, उसमें आप पाएंगे कि जो सबसे ज्यादा आहत होगी इकोनॉमी वो साउथ ईस्ट एशिया की होगी, जापान की होगी, कोरिया की होगी, बाद में भारत की होगी। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस अगर बढ़ते हैं या एनर्जी कॉस्ट बढ़ता है तो उससे सारे चीजें जुड़ी हुई हैं। आप ये देखिए ना, सिर्फ गाड़ियां, हमारे पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे, जो सामान आ रहा है उसके दाम बढ़ रहे हैं। जो जैसे मोरबी में टाइल्स की फैक्ट्री बंद हो रही है उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो ये पूरी दुनिया में आर्थिक अव्यवस्था क्रिएट करके जा रहा है, और इससे अब तक यूरोपियन इकोनॉमी अछूते हैं अब तक, क्योंकि उनको ऑलरेडी यूक्रेन वॉर की मार झेलनी पड़ रही है। तो ये अर्थव्यवस्था के हिसाब से पूरे दुनिया को लॉस होगा, अल्टीमेटली अमेरिका का भी लॉस होगा, क्योंकि जब ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बढ़ते हैं, पाकिस्तान में नहीं बढ़ते हैं, अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं। हाँ, वहां पे गैस के प्राइस, तेल के दाम $4 पर गैलन हो गया, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रंप साहब बोले थे कि वो प्राइस को आधा कर देंगे, यानी $2 करेंगे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इकोनॉमी के आधार पर दुनिया में अव्यवस्था आएगी, और ये आने वाले वर्षों में कई सालों तक चलेगा, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी को अगर आप क्रिपल कर रहे हैं, चलिए आप कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के जितने 6 कंट्री हैं उनकी इकोनॉमी को भी क्रिपल कर रहा है। और वो कहते हैं जब गाड़ी में धक्का लगता है तो हम उतर के जब तक देखते नहीं है कि क्या हुआ है तब तक हमें संतोष नहीं आता है। यहां भी वही स्थिति है कि ईरान में घुसकर कोई देखा नहीं है कि अंदर क्या है और वो कितने दिनों तक चलेगा।
ईरान की बात नहीं है। देखिए, अगर वॉर होता है ना तो आपकी आर्मी एक्सपोज हो जाती है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस सब पता चलता है। रूस में हमने देखा है, मैं तो कहता था कि 15 दिन में यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन आज 1500 दिन हुए, चला जा रहा है। और इसी तरह अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन मिलिट्री भी एक्सपोज हो रही है कि कितने दिनों तक ये विथस्टैंड कर पाएगी। अब तक तो नेटो का सपोर्ट मिल रहा था, यूरोप का सपोर्ट मिल रहा था, चाहे वो अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, लीबिया हो, वियतनाम हो। अब तो यहां कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। तो ये सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, ये वैश्विक व्यवस्था भी बदल देगी, जिसमें किसी का फायदा नहीं हो रहा। और जितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी, मैं तो मान रहा हूं कि इसका पीक 1 महीने तक चलेगा, लेकिन उसके बाद भी कई महीनों तक ये चलेगा। इस पीक के बाद पता चलेगा अप्रैल एंड में कि हम कहां खड़े होते हैं, अमेरिका कहां खड़ा है, इजराइल कहां खड़ा है। यानी अभी इस युद्ध का पीक आना बाकी है। अभी पीक आना बाकी है, अभी तो पीक आया नहीं है। ये मैं कहूं कि इंटरवल है उस पीक का, और वो जब एंड आएगा, मैं ये मान के चल रहा हूं 30 अप्रैल है, मतलब मेरा अपना असेसमेंट है। उसके बाद हम अपनी गाड़ी रोकेंगे और पलट के देखेंगे कि हमारा क्या नुकसान हुआ, और वो उसकी भरपाई कर अभी पाएंगे। तो जोश जोश में सब लड़े जा रहे हैं, अभी लड़े जा रहे हैं, कोई रुक के देखने वाला नहीं। सबके पास रिसोर्सेज हैं, वो फूक रहे हैं उसमें। उस रिसोर्सेज में जो नए रिसोर्स आएंगे वो कहां रुकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इसमें भारत को भी नुकसान होगा, मैं ये भी बात बता रहा हूं। हमारी इकोनॉमी बहुत रेजिलिएंट थी, हमने पिछले दिनों काफी ग्रोथ किया है, लेकिन वो जो ग्रोथ की मलाई थी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सर, शॉक कितने वक्त तक हम अपना एब्जॉर्ब कर पाएंगे? एक वक्त आएगा कि जब हमारे एब्जॉर्ब जो क्वेश्चन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे। और प्रोफेसर पटनायक, आप ही से इस बात को मैं आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि एनर्जी, ऑयल रिसोर्स ये आपका फोटे है, सब्जेक्ट है। जिस तरह से हम दुनिया में देख रहे हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन, लॉकडाउन की स्थितियां दुनिया के अलग अलग मुल्कों में आ रही हैं। ये जंग अगर सीधे सीधे, भाई ऐसा तो नहीं है कि भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में हथियार, गोला बारूद गिर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का असर उनकी इकोनॉमी पर भी हो रहा है, तो दुनिया को इकोनॉमिकली जरूर ये स्लोडाउन और खत्म कर देगा युद्ध। धन्यवाद फिनाज। देखिए, ट्रम्प का जो वार का स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कोई विजन और प्रॉपर तरीका नहीं था। देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको पहले क्या है, वो खुला था, आपने इसको बंद करवा दिया। तो अभी क्या है ना, ईरान का जो डिमांड है लेटेस्ट की, हमारा जो सोवरन राइट है हम जाहिर करेंगे, और सेकंड जो है उसमें टोल कलेक्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा समस्या क्रिएट करेगा। देखिए, जो गल्फ स्टेट्स है, पर्टिकुलरली अब देखिए कुवैत देखिए, कतार देखिए, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो जो भी आपका ग्लोबल 20% आप देखिए ऑयल और गैस उसी रूट से सप्लाई होता है। तो आप देखिए, ये जो पर्टिकुलरली एशियन इकोनॉमी है, साउथ कोरिया का लगभग 70 to 80% ऑयल वहीं से आयात होता है। इसके बाद में आप देखिए सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जो मेजर आप ऑयल वहीं से आयात होता है। इसके बाद में सिर्फ एशियन कंट्री नहीं है, यूरोप का भी गैस 15% कतार से आयात होता है। तो अब जब ग्लोबल सप्लाई चेन देखेंगे, मेरे ख्याल से ये बोथ आपका जो एशिया और यूरोप को अफेक्ट करेगा। एशिया इन द सेंस मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, ये सबको मिला के देखिए। इसके बाद अगर आपका ऑयल रेट बढ़ता है, अगर इंक्रीज होता है, उसका क्या इंपैक्ट होगा। फर्स्ट देखिए, आप जो है फूड सप्लाई चेन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप वहां से जितने भी कंट्रीज है वहां से आपका फर्टिलाइजर्स और यूरिया आयात करते, वो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा फूड सप्लाई चेन के ऊपर। ये फूड सप्लाई चेन 2 वे ट्रैफिक है, सिर्फ एशियन कंट्रीज का नहीं है। एशियन कंट्रीज से एक्सपोर्ट होता है गल्फ कंट्रीज को। आज का दिन में भारत और जो गल्फ कंट्रीज का ट्रेड है $178 बिलियन, ये भी अफेक्ट हो सकता है। और सेकेंड फैक्टर जो है, मैं बता रहा हूं कि हमारा जो 90 मिलियन पर्टिकुलरली अराउंड 1 करोड़ अभी लगभग है जो डायस्पोरा है, जो इंडियन एक्सपार्ट्रेट से वहां से जो इनकम करते हैं, वो भी एक्चुअली अफेक्ट हो सकता है। इसके बाद में जो एशियन डायस्पोरा भी देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सारे कंट्री का जो है अब देखिए वो जो आपका जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और जो आपका पैसा आता है वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो यानी ये युद्ध तबाह करेगा, इसमें कोई दोहरा या कोई शक नहीं है। और ये युद्ध का जो अभी 1 महीने का जो 37 दिन का युद्ध है, इसका भी डैमेज जो है हमें धीरे धीरे इसका एहसास होना शुरू होगा। अभी तो क्या युद्ध चल रहा है, तो एहसास जो है अभी तक हम तक पहुंच नहीं रहा है, तो वो भी होगा। सर, क्योंकि वक्त की कमी है, अपने दूसरे हिस्से पर मैं जाना चाहती हूँ। भाटिया सर, पाकिस्तान भाई मतलब हर तरफ से डांट पड़ रही है। चीन अलग से डांट रहा है, पैसे मांग रहा है वापस। सऊदी अरब कह रहा है, वो कह रहे हैं हम अपना उधार चुका रहे हैं, क्योंकि अब डर लगा कि भाई पता चले कि सऊदी का पैक्ट याद दिला के आ जाओ लड़ने के लिए, तो ईरान उधर से मिसाइलें दाग देगा। और पाकिस्तान को जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वो हिंदुस्तान का नाम रखने लगता है, और एक बार तो नई धमकी दे के आ रहा है, कह रहा है कोलकाता तक जाऊंगा। मतलब कहाँ से आता है इतना मतलब कहाँ से, मतलब कैसे हिम्मत हो
जाती है कि आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार जंग हारे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपकी क्या गत बनी थी, पैरों पर आए थे, उसके बाद कैसे कर पाते हैं भाई ये लोग? आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक देश नहीं है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट लूज कॉन्फेडरेशन है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, उसका सरगना है, किसी तरह इकट्ठा रखा हुआ है। ये पूरा वर्ल्ड समझता है, बस समझ ट्रंप को भी आ रही है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं जिससे उसने पाकिस्तान को अभी पाल पोस के रखा हुआ है। पाकिस्तान क्या करता है, वो तिनकों को ढूंढ रहा है। अभी ईरान ने एक स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उसने जो मध्यस्थता करने की कोशिश की, उसके हम शुक्रगुजार हैं। वो उसी में खुश हो रहा है, पूरा मीडिया उसी के बारे में बात कर रहा है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि भैया तुम तो डाकिये की तरह इधर से उधर भाग रहे थे। तो पहले जो किसिंजर के साथ बात हुई थी, जब चाउविन लाई और किसिंजर की बातचीत की थी, तो कम से कम प्रेसिडेंट गए थे, अयूब गए थे, 3 प्रेसिडेंट के बीच में बात हुई थी। अब तो आप ऐसे ही भाग रहे हैं, तो फिर भी कुछ नहीं। दूसरी, ये जो गीदड़ भपकियां हैं, ये वो अपनी कोई ऐसी इनसिक्योरिटीज हैं जो उसकी चारों तरफ सबको पता है। 960 किलोमीटर का ईरानियन बॉर्डर, 2000 से ज्यादा किलोमीटर 2000 से ज्यादा उसका अफगान बॉर्डर, उसके बाद हमारे साथ तो उसको प्रॉब्लम हमेशा रही है। तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी, जो अब कोई बात नहीं कर रहा उसकी बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन धुरंधर 3 जो देख रहे हैं वो मेजर इकबाल जिंदाबाद तो कर रहे हैं, लेकिन आप उनका मुंह अगर शक्ल देखेंगे पता चलेगा कि क्या है वो मेजर इकबाल, क्योंकि आप इलियास कश्मीरी की बाबा कर रहे हैं। कौन था वो जो टेररिस्ट का सरगना था? तो वो ये पूरा अंदर से पाकिस्तान खोखला है, इस तरह की गीदड़ भपकी देगा। अब कलकत्ता पे बोल रहा था, उससे पहले अब्दुल बासित जी ने क्या बोला था कि हम मुंबई पे और दिल्ली पे न्यूक्लियर बॉम्ब कर देंगे अगर हमारे पर कोई इस तरह का हमला होगा। तो जिसका डिफेंस मिनिस्टर या जिसका पूर्व एम्बेसडर जो इंडिया में रह चुका है इस तरह की गीदड़ भपकियां देगा, तो आप वो कोई देश नहीं होता, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको पाकिस्तान को इतना सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन हमें यह जरूर रखना है कि अपना पाउडर ड्राई रखना है। कभी भी कोई एक और पहलगाम हो सकता है, उसको वो यही बोलेगा कि फॉल्स फ्लैग करा के ये इंडिया ही यही तो कह रहा है, उसे डर तो यही है कि फॉल्स एक्शन कराएगा और उसके साथ हम पे नाम लगाएगा और इस बार हम बख्शेंगे नहीं। अरे भाई तुम्हारा बांग्लादेश बन गया था, 2 टुकड़े हो गए थे, तुम क्या आओगे कलकत्ता तक? मेरे को बहुत हंसी आई क्योंकि पाकिस्तान से सीख के ईरान का एक स्पोर्ट्स पर्सन कल शायद आपके ही प्रोग्राम में बोल रहा था कि जो रियाद में एम्बेसी में अटैक हुआ है, जो 2 ड्रोन आए हैं वो इजराइल ने मारे हैं। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब इसको मैं तो चेयर से गिर जाता अगर मैं पकड़ नहीं लेता वो कुछ किनारे वाली बात। तो ये तो पाकिस्तान रोज बोलता है। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो नैरेटिव है ये पाकिस्तान ने ही पैदा किया है और पाकिस्तान को ही पता नहीं कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है प्रोफेसर अमिताभ, जरा ये बता दीजिए, गोबर पे टैक्स लगा रहे हैं, वो ऐसी भी खबरें आ रही हैं, कभी जो सीवर के ढक्कन है उनकी चोरी पर मतलब बात कर लेते हैं, फिर कह रहे हैं भाई सरकारी दफ्तर में, ऐसी खबरें आ रही हैं हम सुन रहे हैं, तो मतलब कि सरकारी दफ्तर साइकिल से आ जाओ, मतलब क्या? और लॉकडाउन तो लगा हुआ है, अलग स्कूलों की छुट्टियां, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मतलब पाकिस्तान के बिल्कुल बिकने की स्थिति में है क्योंकि उधार वापस मांगा जा रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ आसमान छू रही हैं। तो आपकी समझ क्या कहती है, ये मुल्क अब कोलैप्स होने की स्थिति में है, खत्म हो जाएगा? इस युद्ध का आफ्टर इफेक्ट ये होगा कि पाकिस्तान विल कोलैप्स? देखिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे बहुत तसल्ली हुई बात सुनकर। उन्होंने कहा कि अमेरिका उनको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करता है और वो बराबर करता है। और उस टॉयलेट पेपर के चलते ही आज जो पाकिस्तान का ये हश्र हो गया। आप ये समझिए ना कि अमेरिका का वो फ्रंटलाइन स्टेट था जब अलकायदा के खिलाफ अफगानिस्तान में वो लड़ रहे थे। ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा था और जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि उन्होंने हेलीकॉप्टर्स वहाँ अपने तोड़ दिए या एक्सप्लोड करा दिए, यहाँ भी उन्होंने वही किया था और ओसामा बिन लादेन को वहाँ से लेके निकल गए और पाकिस्तान को पता नहीं चला। पाकिस्तान की जो इस समय स्थिति है उसको आप विडंबना देखिए कि वो दुनिया के लोगों को बुला रहा है, अपने आप पीस मीडिएशन करा रहा है, खुद भागता है टर्की, खुद भागता है चाइना मीडिएशन कराने, क्योंकि उनकी जंग रुक नहीं रही है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस हाल पर पहुंच गई है आज कि जो सड़कों पर लाइन लग रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है और यही नहीं, वो इस पोजिशनिंग कर रहा है कि हम इस समय बहुत समृद्ध हैं। अभी तो गर्मियां आनी शुरू हुई हैं, जब हमने पानी बंद किया है उनका तब वो पता चलेगा कि क्या होगा उनका हश्र। क्या वो फिर वो कटोरा लेके फिर घूमेंगे IMF वर्ल्ड बैंक के पास फिर जाएंगे? क्योंकि जितने भी गल्फ कंट्रीज के जो देश थे जिन्होंने पैसा दिया था, जैसे UAE ने बोला 1.2 बिलियन हमने जो दिया अभी वापस करो, हमें जरूरत है उसकी। सर वो इस खुशफहमी में रहते हैं कि उन्होंने उधार लेके ना, थोड़ा वहां के एक्सपर्ट एनालाइज कर रहे थे, मैं सुन रही थी कि उधार लेके हमने थोड़ा एहसान किया सऊदी पर। अब ये कौन सा एहसान होता है कि भाई मैंने आपसे उधार मांगा है,
ये आप पे फेवर किया, आपने मुझ पे नहीं किया देखे। उनको लग रहा है कि जो उधार मिल रहा है उसी में उनकी क्रेडिबिलिटी है, नहीं तो उनको उधार भी कोई नहीं दे, कल के आने वाले समय में उनको उधार देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। लेकिन वहां के जो हुक्मरान हैं, आपने इंडिया टीवी बड़ा अच्छा दिखाया था कि वहां के जो हुक्मरान हैं वो ये बात समझते नहीं है कि जो हमारे बीच की खाई है, यानी जनता की और उनकी, वो बढ़ती जा रही है और वो किसी भी समय विस्फोटक स्थिति में आ सकती है। भारत को पंप करने की जरूरत नहीं है कि वहां टेररिज्म हो, सिर्फ ये उनको बतला देना कि आने वाले समय आपके लिए बहुत बुरा होगा, वो समझने के लिए उनको जरूरत है कि आने वाला वक्त उनके लिए सचमुच बुरा होगा अगर वो इकोनॉमी नहीं सुधारते हैं और ग्रैंड बुरे स्टैंडिंग वक्त में उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान याद आता है, क्योंकि जनता को बरगलाना और बेवकूफ बनाना हिंदुस्तान कश्मीर के नाम पर ही कर पाते हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, वक्त की थोड़ी कमी थी तो सभी से सवाल सारे नहीं हो पाए, इसके लिए माफी। लेकिन आज आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और शानदार ऑडियंस से सवाल नहीं ले पाई, माफी के साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।